हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो ESO 12 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको सामाजिक आंदोलन के उद्भव के क्या कारण है, यानी कि सामाजिक आंदोलन किस वजह से शुरू हुए थे या फिर इसके विकास के क्या कारण है, ये प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक आंदोलन में नेतृत्व व विचारधारा की भूमिका है, वो प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको सामाजिक आंदोलन के उद्भव के कारण, यानी कि सामाजिक आंदोलन किस वजह से शुरू होता है, किस वजह से इनका उद्भव होता है, वो बताती हूँ। सामाजिक आंदोलन क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सामाजिक आंदोलन एक समूह के द्वारा की गई संगठित क्रिया है जो किसी भी समस्या के विरोध में खड़ी होती है। द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1972 के अनुसार, यानी कि इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जो सोशल साइंस है उसने 1972 में क्या बताया था कि सामाजिक आंदोलन क्या है, वो हमें देखना है। इसमें हमें ये बताया गया है कि सामाजिक आंदोलन परिवर्तन लाने के सामूहिक प्रयासों का एक प्रकार है, यानी कि जो सामूहिक जो आंदोलन है परिवर्तन लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं या फिर सामूहिक प्रयास होते हैं, वही सामाजिक आंदोलन होते हैं। तो सामाजिक आंदोलन परिवर्तन लाने के सामूहिक प्रयासों का एक प्रकार है। ये प्रयास जो होते हैं इस बात के हो सकते हैं कि कुछ समूह सामाजिक रूप से साझी मांग का नेतृत्व करे जो सामाजिक व्यवस्था के कुछ पक्षों में परिवर्तन चाहती है। अब कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्नर है और किल्हन है, उन्होंने क्या कहा था, यानी कि सामाजिक आंदोलन के बारे में टर्नर व किल्हन ने क्या विचार दिए थे कि सामाजिक आंदोलन वह सामूहिकता है जो उस समाज जो जिसकी या फिर जो उस समूह या समाज जिसके की वह अंग है, यानी कि जो व्यक्ति है ना वो जिस समूह या समाज के अंग है उसमें परिवर्तन को प्रोत्साहित एवं अवरुद्ध करने के लिए कुछ निरंतरता के साथ कार्य करती है। यानी कि परिभाषा तो आपको ऐसे कैसे लिखनी पड़ेगी, तो मैं इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सामाजिक आंदोलन वह सामूहिकता है जो उस समाज जिसका कि वह अंग है उसमें परिवर्तन को प्रोत्साहित एवं अवरुद्ध करने के लिए कुछ निरंतरता के साथ कार्य करती है। तो वो उनकी नजर में सामाजिक आंदोलन है। दूसरे विद्वान है मैकफॉलन ने कहा है कि सामाजिक आंदोलन बहुत सारे लोगों की साझी समस्याओं को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयास है। तो ये वाली परिभाषा है मैकफॉलन की, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी कि जो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोगों की जो एक साथ साझी समस्याएं हैं उनको सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयास ही सामाजिक आंदोलन है। तो आप ये वाली याद कर लीजिएगा, मैकफॉलन वाली सामाजिक आंदोलन की परिभाषा। तो ये आपका सामाजिक आंदोलन हो गया कि बेस के यहाँ पे सामाजिक आंदोलन है क्या। अब सामाजिक आंदोलन किस वजह से उत्पन्न होते हैं ये हमें बताना है। सामाजिक आंदोलन के उद्भव के कारण, कोई भी सामाजिक आंदोलन बहुत सारे लोगों के द्वारा सामान्य समस्या या फिर समस्याओं को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयास होता है। ये जो समस्याएं होती हैं ये प्रेक्षणीय व वस्तुपरक होनी चाहिए। जैसा कि किसी एक समस्या या चित्रण को फिल्म में दिखा देते हैं तो लोग क्या मानते हैं, हाँ भाई है, इस मूवी में दिखाया गया ना वो प्रॉब्लम है हमारे समाज में। तो ये एक बात होती है ना कि समझना, नहीं, वो उससे ज्यादा लोग जब समझेंगे जब वो खुद वास्तव में उस चीज को देखे। मूवी में देखना अलग बात है, लेकिन वास्तव में उस चीज से गुजरना, उस चीज को महसूस करना, उस समस्या को, वो अलग बात है। तो जो सामाजिक आंदोलन वो तब करते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास वो जब करते हैं जब उस समस्या को लोग खुद से झेलते हैं, वास्तव में उसको समझते हैं। सामाजिक आंदोलनों के उद्भव या विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, सापेक्षिक वंचन। दूसरा, संरचनात्मक तनाव। पुनर्जीवीकरण। उद्भव को समझने का महत्व। चारों इजी पॉइंट है। सापेक्षिक वंचन हो गया, याद रखिएगा, सापेक्षिक वंचन, संरचनात्मक तनाव, पुनर्जीवीकरण, उद्भव को समझने का महत्व। उद्भव मतलब इसके जो सामाजिक आंदोलन है किस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, इसको समझने का जो महत्व होता है ना, वो भी इसके विकास में क्या योगदान देता है, इसको बढ़ाने में, सामाजिक आंदोलन को बढ़ाने में योगदान देता है। अभी हम इनको
सापेक्षिक वंचन या फिर जो भी आपके जो 4 पॉइंट है, इनको हम डिटेल में जानेंगे कि सापेक्षिक वंचन होता क्या। अब सापेक्षिक वंचन शब्द सुन के ऐसे नहीं समझना कि इसका मतलब क्या है, या बस ऐसे रट लो कि हर जगह सापेक्षिक वंचन सापेक्षिक वंचन। सापेक्षिक वंचन का मतलब हो गया, आप वंचन का मीनिंग याद रखेंगे ना, वंचन का मतलब किसी चीज से वंचित होना, ये चीज याद रखिएगा तो आपको इसका मीनिंग याद हो जाएगा। अब सापेक्षिक वंचन यानी कि समाज में क्या है, कुछ चीजों से उन्हें वंचित रखा जाता है, उन चीजों से जिनके की क्या वो योग्य होते हैं। जैसे हम किसी चीज के योग्य हैं और हमें उस चीज से, पूरी चीज से नहीं, कुछ चीज से वंचित रखा जाता है, वो कहलाता है सापेक्षिक वंचन। सामाजिक आंदोलनों का प्रमुख कारक सापेक्षिक वंचन होता है, यानी कि ये आंदोलन इसलिए होते हैं कि लोग कुछ बातों से अप्रसन्न रहते हैं या फिर शायद उन्हें पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, वो ये महसूस करते हैं ना, इसलिए वे यह महसूस करते हैं कि वे किसी न किसी चीज से वंचित है। जैसे कि नक्सली आंदोलन है। अब नक्सली आंदोलन जो होते हैं वो क्यों होते हैं, इनका कारण यह है कि वे यह अनुभव करते हैं कि उन लोगों का शोषण किया जा रहा है और उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जा रहा है, इस वजह से वो विरोध करने का निश्चय करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ों से वंचित किया जाए, नहीं, कुछ चीज़ों से उन्हें वंचित किया जाता है, उनके कुछ अधिकारों से, तो इस वजह से वो विरोध करने का निश्चय करते हैं। जैसे गुजरात के जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित करने के विरोध में आंदोलन हुआ था। यह सापेक्षिक वंचन का ही परिणाम था, क्योंकि वे अपने आप को वंचित महसूस कर रहे थे। वंचन जो होता है वो सापेक्षिक यानी कि कुछ हिस्सों में होता है, ऐसे नहीं है कि संपूर्ण वंचन हो गया, नहीं, सापेक्षिक कुछ चीजों में कुछ हिस्सा। वंचन सापेक्षिक होता है, ना कि अपने आप में पूर्ण। जैसे आरक्षण के विरुद्ध या उसके पक्ष में आंदोलन का मतलब यह नहीं है कि वे उस सुविधा से पूरी तरह से वंचित है, यानी कि अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि आरक्षण में लोगों को मिल नहीं रहा है, आरक्षण बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है ना, ये नहीं है, बल्कि जितना वे जिस चीज के योग्य है, मतलब उनको उतना भी नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको यह लगता है कि उनको अपनी योग्यता के अनुरूप नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे आंदोलन करते हैं, वो सापेक्षिक वंचित है। तो ये सापेक्षिक वंचन हो गया जो कि सामाजिक आंदोलन के उद्भव का कारण होता है। नेक्स्ट है संरचनात्मक तनाव। सापेक्षिक वंचन के अलावा सामाजिक आंदोलन का एक प्रमुख कारण संरचनात्मक तनाव है। प्रचलित मूल्य व्यवस्था, प्रतिमानों की व्यवस्था अगर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है तो समाज में तनाव उत्पन्न होने लगता है और लोग क्या करते हैं, उस मूल्य व्यवस्था को हटाकर नई मूल्य व्यवस्था की स्थापना करने के लिए तनाव व संघर्ष जब होने लग जाता है तो वो जो तनाव होता है वही सामाजिक आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। यानी कि कोई ऐसी प्रचलित परंपरा चली आ रही है जिसकी वजह से क्या कुछ लोगों को समस्याएं होती हैं, जैसे कि महिलाओं को पुरानी परंपराओं के अनुसार क्या महिलाओं को निम्न स्तरीय माना जाता, तो उस वजह से आज भी उनके साथ जैसे भेदभाव होते हैं, तो इस वजह से वो अपने आप को क्या उन महिलाओं में तनाव हो जाता है उन स्थितियों में, और फिर वो आगे जाकर ये संरचनात्मक तनाव जो था वो महिला आंदोलन जो हुए थे ना उनका कारण बना था। और लोग ऐसी स्थितियों में प्राय सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन भी कर देते हैं, जैसे कि किसी समाज में अगर अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं हो तो भी कुछ लोग ऐसा विवाह कर लेते हैं, पर अब इसका मतलब नहीं है वो विवाह कर रहे हैं तो वो सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो व्यक्तिक जो क्रियाएं होती है ना, सामूहिक क्रियाओं को प्रतिस्थापित कर देती है, यानी कि व्यक्तिक क्रिया जैसे किसी ने एक नहीं किया, दो ने किया, फिर कई लोग करते हैं, तो जाके वो सामाजिक आंदोलन के रूप में वो बढ़ती है आगे, और वो जाके उन जो व्यक्तिक क्रियाएं थे उनको सामूहिक क्रियाओं में प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर महिलाओं का आंदोलन है, उसका अगर अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि भारतीय पारंपरिक जो समाज है उसमें जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति गौण भूमिका में, यानी कि उनको पुरुष से निम्न स्तर का माना गया है। यानी कि अगर वो बेटी है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने पिता का कहना माने, अगर वो पत्नी है तो माना जाएगा कि वो अपने पति का कहना माने, और बुढ़ापे में अगर वो पति जब तक पति है जब तक तो पति का, अगर पति नहीं है तो उसके बाद उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने बेटे का कहना माने, यानी कि वो विवश हो जाती है, उसके लिए उससे आशा की जाती है, यानी कि उसे प्रत्येक भूमिका में पुरुषों के अधीन ही माना जाता है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या फिर पत्नी हो, हर भूमिका में वो पुरुषों से नीचे ही मानी जाती है।
क्योंकि उसका काम तो एक गृहिणी का होता है, और जो आजीविका प्राप्त करने का काम है यानी कि पैसे कमाना, नौकरी करना और शिक्षा प्राप्त करना, ये सब काम उनके पुरुषों के माने जाते थे। कुछ दशकों में यद्यपि महिलाओं को शिक्षा व रोजगार के अधिक से अधिक अवसर तो मिल रहे हैं, परंतु उनका जो घरेलू स्थिति थी ना वो वही की वही है, यानी कि एक कामकाजी महिला है, उस पर तो काम का अधिक बोझ हो गया है, यानी कि अभी नौकरी करने लग गई है महिलाएं, उनको काम मिलने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि घर पे स्थिति फिर बदल गई हो कि पुरुषों के समान ही, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि एक महिला क्या ऑफिस जाके भी काम करती है, और घर के लोग क्या उम्मीद करते हैं कि घर पे आए, सबके लिए खाना पकाए, सबके लिए चाय बनाए घर पे आते ही, है ना। ऐसे करके जब पुरुष घर आता है तो रहता है ना कि महिला उसके लिए चाय बनाए, पुरुष बैठा रहेगा उसके लिए चाय आ जाती है, महिला ऑफिस से आते ही किचन में घुस जाती है। तो ये स्थिति आज भी नहीं बदली है। ऐसे में उन महिलाओं को क्या डबल प्रेशर हो गया काम का, एक तो घर पे रहती हैं तो घर पे काम करते हैं, लेकिन अगर वो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी काम करके आएंगे, और आते ही फिर वापस से घर में जो घरेलू भूमिका थी उसकी खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन, ये सब वो वापस से वही भूमिका उसके घर पे रहती ही रहती है। कामकाज या रोजगार के क्षेत्र में भी भेदभाव दिखाई देता है। जैसे एक महिला होते हैं वो शिक्षिका या कार्यालय जो कर्मचारी होते हैं ना, उसके रूप में ज्यादा नियुक्ति मिलती है इन महिलाओं को। और जो औद्योगिक क्षेत्र है इनमें इनकी संख्या काफी कम होती है, क्योंकि जो हमारी परंपरा है ना मूल्य व्यवस्था, उसमें इस प्रकार के रोजगारों को पुरुषों के लिए माना गया है, महिलाओं को इसके योग्य नहीं माना गया है। जैसे कि एक लड़की अभियांत्रिकी की पढ़ाई करना चाहे, यानी कि इंजीनियरिंग की अगर लड़की कहे कि मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, तो हो सकता है कि माता पिता कहें या दबाव डालें या फिर उसको प्रेशर दें या फिर उसे समझाएं कि नहीं बेटा क्या इंजीनियरिंग में रखा है, तुम तो ना होम साइंस ले लो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो इस तरह की चीजें हो सकता है माता पिता करे बच्ची के साथ। लोग यह मानते हैं कि एक लड़की अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगी तो बाहर जाकर नौकरी करेगी, तो शायद बाद में वह अपनी जो पारंपरिक भूमिकाएं होती हैं उनमें पुरुषों की अधीनता स्वीकार ना करे, यानी कि लोगों को डर रहता है कि अगर ज्यादा पढ़ लिख लेगी, बाहर जाके नौकरी करेगी, तो बाद में क्या सबके लिए खाना नहीं बनाएगी, चाय नहीं बनाएगी, हम कुछ कहेगा, इसका पति कुछ कहेगा या ससुराल वाले कुछ कहेंगे तो कहना नहीं मानेगी। ये डर अभी भी पुरुष समाज को सताता है। और जो कुछ पुरुष होते हैं वे अकेले रहने वाली महिलाएं, जो स्वतंत्र महिलाएं, उनको आसान शिकार समझते हैं। समाज में अभी समझा जाता है जो महिलाएं अकेली रहती हैं तो वो छेड़छाड़ के ज्यादा शिकार होते हैं। पुरुष समझते हैं कि ना अकेली है तो इसकी रक्षा कौन कर सकता है, यानी कि ये सोच अभी भी, ये घटिया सोच समाज में फैली हुई है। इन सभी बातों के कारण इन मूल्यों को चुनौती देने के लिए महिलाएं संगठित हुई, जो कि महिलाओं का सामाजिक आंदोलन बना। क्योंकि जो महिलाएं आत्मनिर्भर होना चाहती थी उनके लिए ये समस्याएं एक सामाजिक तनाव का कारण बन गई, और ये सब वे सब इन बुराइयों के प्रति सचेत हो गई, और सामूहिक रूप से प्रचलित जो मूल्य व्यवस्था थी, जो पहले से चली आ रही थी ना मूल्य व्यवस्था, उसको पुनः स्थापित यानी कि उसको बदलकर दूसरी मूल्य व्यवस्था, उसका प्रयास था वो सामाजिक आंदोलन के द्वारा महिलाएं करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक तनाव सामाजिक आंदोलन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है पुनर्जीवीकरण। पुनर्जीवीकरण कई बार सापेक्षिक वंचन ही तनाव के कारण बनते हैं, और सापेक्षिक वंचन व संरचनात्मक तनाव सामाजिक आंदोलन का आधार बनते हैं। यानी कि सापेक्षिक वंचन की वजह से सामाजिक आंदोलन जो तनाव बढ़ता है समाज में, समाज के कुछ लोगों में, उससे क्या जो वंचित होते हैं, जो उस चीज से वंचित होते हैं उनमें तनाव बढ़ने लग जाता है, और ये दोनों मिलके सापेक्षिक वंचन और तनाव ये सामाजिक आंदोलन का आधार बन जाते हैं। जैसे कि जो महिला आंदोलन था ना, वो सामाजिक आंदोलन मात्र विरोधी आंदोलन ही नहीं होते, यानी कि वे किसी चीज का विरोध ही नहीं करते, बल्कि क्या पुनर्जीवीकरण, यानी कि उस चीज को पुनर्जीवित, यानी कि उसको नए रूप में पुनर्जीवित करते हैं, बल्कि वे सकारात्मक विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि तनाव की स्थिति में वर्तमान व्यवस्था को पुनर्जीवित या पुनर्विकृत करने के लिए ही इन आंदोलन, ये जो आंदोलन होते हैं प्रारंभ होते हैं। अतः सामाजिक आंदोलन के उद्भव का तीसरा प्रमुख कारण पुनर्जीवीकरण है। इसकी तीव्र इच्छा लोगों में देशभक्ति व राष्ट्र गौरव को प्रोत्साहित करके आंदोलन छेड़ देती है। उदाहरण के लिए जैसे दलित लोग हैं, उनकी सहायता देने के लिए, व जो युवा लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, संगठित करने के लिए युवा आंदोलन चलाए गए, साक्षरता आंदोलन चलाए गए। ये क्या है कि समाज के अंदर कुछ नई व्यवस्थाएं बनाने के लिए आंदोलन किए गए थे। ये किसी समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने के लिए प्रारंभ किए जाते हैं, यानी कि गलत के विरोध में। ऐसा नहीं कि गलत का विरोध ही कर रहे हैं, हर आंदोलन में गलत का विरोध नहीं, ऐसा नहीं है, गलत का विरोध भी करते हैं, बल्कि उसके लिए एक नया विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं कि भाई ये समस्या है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, ये समस्या खत्म करो और ये चीज करो, ये चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उद्भव को समझने का महत्व, यानी कि उद्भव क्यों होना चाहिए,
हमें ये पता होना चाहिए कि सामाजिक आंदोलन क्यों होने चाहिए। ये जब पता चल जाता है तो उसके बाद भी सामाजिक जो आंदोलन होते हैं उनका विकास या उद्भव होता है। सापेक्षिक वंचन, संरचनात्मक तनाव व पुनर्जीवीकरण, तीनों कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हर सामाजिक आंदोलन में इनमें से एक या दो कारक होते हैं, परंतु वास्तव में सामाजिक आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारक वह जो यह निर्धारित करता है कि इस आंदोलन के द्वारा क्या प्राप्त करना है, वह इस आंदोलन के द्वारा किसके हितों का प्रतिनिधित्व करना है। यह प्रश्न अति आवश्यक है, यानी कि ये भी देखा जाना चाहिए कि क्यों ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं हम, ना इससे हमें क्या मिलेगा और हम किसके लिए कर रहे हैं, यानी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। सभी आंदोलन समान नहीं होते, वे जनसंख्या के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व व उनके लिए संघर्ष करते हैं। कई सामाजिक आंदोलन परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, यानी कि सामाजिक आंदोलन क्या है कि हो रहे हैं किसी एक ही विषय पे हो रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। जैसे आरक्षण के ऊपर सामाजिक आंदोलन होते हैं, तो क्या आरक्षण विरोधी भी हो सकते हैं और आरक्षण समर्थक आंदोलन भी हो सकते हैं। और जैसे बिहार है, बिहार में जो नक्सली आंदोलन है, नक्सलवादी वो लोग क्या, निर्धन लोग है वो नक्सलवादी आंदोलन करते हैं बिहार में। और जो भूपति यानी कि जो अमीर लोग है, जमीन के मालिक जो होते हैं, वो भूमि की सेना के रूप में संगठित हो जाते हैं। यानी कि गरीब और अमीर लोग किसी चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो वो नक्सली बन गए, नक्सली आंदोलन कर रहे हैं और वो अपने आप में भूमि सेना के रूप में संगठित हो गए। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि आंदोलनों के उद्भव को जानना भी इसका एक कारण है। इन आंदोलनों के विकास में नेतृत्व एवं विचारधारा का बड़ा ही योगदान होता है। तो यहाँ पे सामाजिक आंदोलन के उद्भव के कारण या फिर सामाजिक आंदोलन किन वजह से, किन कारकों से उत्पन्न होता है, वो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक आंदोलन के जो विचार और नेतृत्व की विचारधारा होती है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।